नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग मराठा वंश पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें हम लोगों ने एक वीडियो कंप्लीट कर लिया है और ये मराठा वंश का दूसरा वीडियो है, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे शिवाजी का प्रशासन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए और जितने भी नए यूजर्स इस चैनल को देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली क्लासेस आप लोगों को सही टाइम पर मिल सके दोस्तों, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। शिवाजी का प्रशासन। पहला है केंद्रीय प्रशासन। शिवाजी के प्रशासनिक मॉडल का आधार कौटिल्य एवं शुक्राचार्य की प्रशासकीय नीति थी। यदुनाथ सरकार ने इस मॉडल को मध्ययुगीन राजतंत्र की एक अनोखी घटना माना है। प्रशासन के शीर्ष पर छत्रपति था, जो कि सभी शक्तियों का केंद्र बिंदु था। छत्रपति के नीचे अष्टप्रधान थे। महत्वपूर्ण है कि 8 मंत्रियों वाली मंत्री परिषद नहीं थी। 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे। प्रत्येक मंत्री सीधे छत्रपति के प्रति उत्तरदायी था। अष्टप्रधान के किसी भी मंत्री का पद आनुवंशिक नहीं था। बुलजे हेग के अनुसार 8 मंत्रियों की संस्था का गठन बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम द्वारा किया गया था, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग अष्टप्रधान। नंबर 1 पेशवा। अष्टप्रधान में कौन कौन था ये देखते हैं। 8 पद तक। तो पहला था पेशवा। प्रधानमंत्री पंथ प्रधान या उपराजा था। इसका कार्यालय हुजूर ए दफ्तर कहलाता था। राजा की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संचालक था। शिवाजी का पेशवा मोरोपंत यानी मोरे त्रयंबक पिंगले था। अहमदनगर में पेशवा एक खास उपाधि थी। यहाँ कान्होजी नरसी एवं मलिक अंबर को पेशवा की उपाधि प्राप्त थी। दूसरा देखते हैं मजूमदार या अमात्य। राज्य का वित्त मंत्री था। राजस्व विभाग का अधीक्षक यही होता था। इस पद पर शिवाजी ने नीलकंठ तथा रामचंद्र नीलकंठ की नियुक्ति की थी। नंबर 3 सुरून विस या सचिव। यह शाही पत्र व्यवहार हेतु जिम्मेदार था। अन्ना जी दत्तोपंत की इस पद पर नियुक्ति हुई थी। नंबर 4 देखते हैं दबीर या सुमंत। विदेश या राष्ट्र मंत्री था। शिवाजी का दबीर रामचंद्र पंत यानी जरनादन पंडित था। नंबर 5 सर नौबत सेनापति था। शिवाजी ने इस पद पर हम्बीर राव मोहिते की नियुक्ति की थी। नंबर 6 वाक्यानवीस या मंत्री। राजा की प्रतिदिन की गतिविधियों एवं दरबार की घटनाओं का विवरण लिखता था। यही गुप्तचरों का भी प्रमुख था। दत्ताजी त्रयंबक वाक्यानवीस थे। नंबर 7 पंडित राव या दानाध्यक्ष। इस पद पर रघुनाथ राव पंडित नियुक्त थे। नंबर 8 न्यायाधीश नीराजी राव जी थे। न्यायाधीश जो थे वो नीराजी राव जी थे, ठीक है। 8 लोग का कंप्लीट। आगे देखते हैं अपवाद स्वरूप सर नौबत के पद को छोड़कर से 7 पदों पर केवल ब्राह्मणों की ही नियुक्ति होती थी। अपवाद स्वरूप पंडित राव एवं न्यायाधीश को छोड़कर शेष 6 को सेना का भी नेतृत्व करना पड़ता था। शाही आदेशों एवं संधियों पर सेनापति पंडित राव एवं न्यायाधीश को छोड़कर शेष 5 का हस्ताक्षर होगा। पेशवा मजूमदार सचिव एवं मंत्री छत्रपति के दाहिनी ओर जबकि शेष 4 बाईं ओर बैठते थे। अष्टप्रधान के अतिरिक्त शिवाजी ने सार्वजनिक कल्याण के लिए 18 विभागों का गठन किया था, ठीक है।
आगे है चिटनीस। चिटनीस पद एवं प्रतिष्ठा में चिटनीस अष्टप्रधानों के समकक्ष होता था। वह छत्रपति का निजी सचिव था, न कि अष्टप्रधान का सचिव। शिवाजी का चिटनीस बालाजी आवजी था। प्रांतीय प्रशासन देखते हैं। मराठी अभिलेखों में प्रांतों को शिवाजी का स्वराज कहा गया है। साम्राज्य का विभाजन 4 प्रांतों में हुआ था। प्रांतों का प्रमुख सर कारकुन या मुख्य देशाधिकारी सर सूबेदार होता था। कर्नाटक के मुख्य देशाधिकारी का स्थान अन्य से ऊंचा था, उसे अधिक शक्ति एवं स्वतंत्रता थी। प्रांत प्रतियों की नियुक्ति शिवाजी स्वयं करते थे। प्रांतों के प्रमुख की सहायता छत्रपति के अष्टप्रधान की तरह 8 अफसर करते थे। नंबर ए, उत्तरी प्रांत सलहेर से पूना तक का विस्तृत था। यह क्षेत्र मोरे त्रिम्बक पिंगले के अधीन था। मोटे तौर पर इस प्रांत का प्रशासन शिवाजी स्वयं देखते थे, उत्तरी प्रांत का। नंबर बी, दक्षिणी प्रांत कनारा तक यह प्रांत विस्तृत था। कोंकण का क्षेत्र इसी प्रांत के अंतर्गत था। इस प्रांत के प्रतिनिधि अन्नाजी दत्तो थे। नंबर सी, दक्षिण पूर्वी प्रांत यह सतारा के धारवाड़ तक विस्तृत था। यह प्रांत दत्ताजी पंत के अधीन था। चौथे प्रांत में शिवाजी द्वारा 9 विजित क्षेत्रों जैसे जिंजी, वेलोर, आसनी, अंसी आदि को सम्मिलित किया गया था। आगे, इस भाग की राजधानी जिंजी थी और संताजी इन क्षेत्रों का प्रभारी था। यह क्षेत्र सेना के अधीन था। शिवाजी के साम्राज्य में दमन, साष्टी, बसाई, चोल, गोवा एवं जंजीरा सम्मिलित नहीं थे। आगे हम महल देखते हैं। प्रांतों का विभाजन जिलों में किया गया था। इसका मुख्य महलदार या तरफदार होता था। परगनों के अंतर्गत तरफ एवं मौजे आते थे। परगनों का मुख्य मामलातदार कहलाता था। मौज को देखते हैं। मौज ग्राम थे। प्रत्येक गांव में पाटिल की नियुक्ति की जाती थी। कम विषदार 2 से 3 गांव का प्रशासन देखता था। दुर्ग प्रशासन। शिवाजी के पास किलों की संख्या 250 थी। शिवाजी के एक मंत्री अमात्य रामचंद्र पंत ने अपने ग्रंथ आज्ञा पत्र में लिखा है, समस्त राज्य का सार दुर्ग है। किले ही शिवाजी की शक्ति के प्रमुख स्रोत थे। विश्वासघात से बचाव के लिए समान दर्जे वाले 3 व्यक्तियों हवलदार, सबनीस एवं सर ए नौबत को संयुक्त उत्तरदायित्व के साथ किले का संयुक्त प्रभारी बनाया जाता था। तोरण या प्रचंडगढ़, सिंहगढ़, रायगढ़, शिवनेरी, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, राजगढ़, प्रतापगढ़, लोहागढ़ आदि शिवाजी के प्रसिद्ध दुर्ग थे। शिवाजी के शासनकाल का हर एक दुर्ग किसी न किसी रोमांचक घटना से जुड़ा हुआ था। यदि सिंहगढ़ तानाजी मालसूरे के त्याग एवं बलिदान की कहानी सुनाता है तो पुरंदर मुरारबाजी की वीरता की गाथा कहता है। यदि सतारा का दुर्ग औरंगजेब के लिए सिर दर्द बना रहा तो वहाँ का सज्जनगढ़ समर्थ गुरु रामदास के जीवन से संबंध है। यदि प्रतापगढ़ का किला अफजल खां के वध से जुड़ा है तो रायगढ़ शिवाजी के राज्याभिषेक का सजीव प्रतीक है। आगे देखेंगे नौसेना। नौसेना सभासद के अनुसार
नौसेना के माध्यम से शिवाजी ने समुद्र पर जीन कस ली। सिद्धियों के आक्रमण से बचाव एवं व्यापार करने हेतु शिवाजी ने नौसेना का विकास किया था। शिवाजी ने पुर्तगाली इंजीनियर रुएलैताओ वियेगस तथा उसके पुत्र फेर्नाओ वियेगस लैताओ, पुत्र जो था उसका वो फेर्नाओ वियेगस लैताओ को आमंत्रित किया और आगे देखते हैं। और उसके नेतृत्व में प्रथम 20 लड़ाकू जहाज़ों का निर्माण प्रारंभ किया। लेकिन कुछ समय बाद बसई के कप्तान एंटोनियो द मेल द कास्त्रू ने समस्त पुर्तगाली इंजीनियरों को वापस बुला लिया। किसे बुला लिया था? कैप्टन एंटोनियो द मेल द कास्त्रू ने समस्त पुर्तगाली इंजीनियरों को वापस बुलाया था। अंत में शिवाजी ने भारतीय शिल्पियों एवं श्रमिकों की मदद से गलबत यानी गलीवट जहाज़ों का निर्माण किया। शिवाजी ने समुद्र तट पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण 1653 ईस्वी में किया और इसका नाम विजय दुर्ग रखा। 1660 ईस्वी में सुवर्ण दुर्ग, 1664 ईस्वी में सिंधु दुर्ग या मलवन दुर्ग तथा 1680 में देहांत से पूर्व कोलाबा में नाविक अड्डा और दुर्ग निर्मित किया। नौसैनिक अड्डे कोलाबा, कल्याण एवं भिवंडी, ठीक है, भिवंडी में नौसैनिक अड्डे का निर्माण किया गया। कोलाबा जल बेड़ा का केंद्र था। पहला जो युद्धपोत बना उसका नाम गुहराब था। ठीक है, गुहराब, सिबार, पाल, मंजूहास, गलीबत एवं मंचवा तोपों से लैस युद्धपोत थे। टराड, पमार आदि शिवाजी के व्यापारिक जहाज थे। हालांकि शिवाजी की नौसेना यूरोपियनों की नौसेना से दुर्लभ थी। ठीक है, आगे देखते हैं। नौसेनापति मराठा नौसेना का प्रमुख सरलेख होता था। शिवाजी ने पहले दरिया सारंग एवं माईनाईक तथा बाद के वर्षों में मिस्री एवं दौलत खां को इस पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, नौसेनापति एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्योंकि शोर बहुत हो रहा था। ठीक है, मराठा नौसेना का प्रमुख सरलेख होता था। शिवाजी ने पहले दरिया सारंग एवं माईनाईक तथा बाद में वर्षों में मिस्री एवं दौलत खां को इस पद पर नियुक्त किया था। आगे सैन्य व्यवस्था देखते हैं। सेना को मराठा में पाइक कहते थे। शिवाजी की सेना में मुसलमान भी पर्याप्त संख्या में थे। जब शिवाजी ने औरंगजेब की कैद से आगरा से पलायन किया तो मदरी मेहतर नामक एक मुसलमान ने शिवाजी की सहायता की थी। आगे शिवाजी का कर्तव्यनिष्ठ और विश्वसनीय पर राष्ट्र सचिव मुल्ला हैदर था। वह फारसी का बड़ा विद्वान था जिसे शिवाजी अपना दूत बनाकर भेजते थे। पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में बहुत शोर मचा रहे हैं ये लोग। 1761 ईस्वी में मराठा तोपखाने का नेतृत्व एक मुसलमान इब्राहिम खां गर्दी ने किया था। ओमर के अनुसार
शिवाजी ने सूरत में फ्रांसीसी प्रमुख से 80 तोपें एवं सीसा तोड़दार बंदूकों हेतु खरीदा था। मराठा सेना वर्षा ऋतु यानी 4 माह छावनियों में बिताती थी। दशहरा त्यौहार के तुरंत बाद यह अपने अभियान पर निकल पड़ती थी। पैदल सेना की कुल संख्या 1 लाख थी। यह शिवाजी की सबसे बड़ी सेना थी। सप्त हजारी एवं नायक पैदल सेना के भी भाग थे। अश्वरोही सेना देखते हैं। बारगीर या पागा यह नियमित सैनिक शाही घुड़सवार थे जिनको राज्य की तरफ से शस्त्र अस्त्र एवं वस्त्र प्रदान किए जाते थे। सिलेदार ये वे घुड़सवार थे जो शस्त्र वस्त्र एवं अस्त्र अपनी तरफ ले जाते थे। इनको बरगीर से ज़्यादा वेतन मिलता था। अश्वरोही सेना सैन्य ढांचे का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। अब देख लेते हैं थोड़ा पैदल सेना में कौन कौन थे और अश्वरोही सेना में कौन कौन थे। पैदल सेना में थे सरे नौबत, सप्त हजारी, पंच हजारी, 1 हजारी, जुमलादार, हवलदार और नायक। 9 पैदल सैनिकों का प्रमुख होता था नायक। अश्वरोही सेना में देखते हैं सरे नौबत जो कि पैदल सेना में भी थे, पंच हजारी थे, ठीक है, 1 हजारी थे और जुमलादार थे और हवलदार थे जो 25 अश्वों का प्रमुख होता था। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सिद्दी पश्चिमी तट पर मुगलों के प्रतिनिधि थे। शिवाजी सिद्दियों के खिलाफ कभी सफल नहीं रहे। शाहू के काल में कान्होजी आंद्रे मराठ नौसेना का प्रमुख था। उसी ने 1715 ईस्वी में सिद्दियों को हराया था, लेकिन वह रायगढ़ को सिद्दियों से छुड़ा नहीं पाया। नंबर 2 अंगरिया कोलाबा के अंगरिया पश्चिमी तट पर मराठा नौसेना के संरक्षक थे। नंबर 3 विश्वेश्वर गंगा भट्ट कार्यस्थ धर्म प्रताप नामक पुस्तक के लेखक थे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे पढ़ने से पहले ऊपर एक पॉइंट छूटा है, ये पॉइंट है। कहीं कहीं यह संख्या 240 भी मिलती है। इनमें से 111 दुर्ग शिवाजी के ने नए बनवाए थे। मतलब शिवाजी के दुर्गों के बारे में बताया जा रहा है कि वो 240 मिलती है और 111 दुर्ग जो है शिवाजी ने नए बनवाए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे है शिवाजी ने सेना के साथ स्त्रीगामिता पर रोक लगाई। इस नियम को बाजीराव प्रथम ने हटा दिया क्योंकि मस्तानी उसके साथ युद्ध क्षेत्र में उपस्थित होती थी। सभासद बकर के अनुसार शिवाजी की सेना में 1260 हाथी तथा 3000 ऊँट का दल सम्मिलित था। शिवाजी की तलवार का नाम भवानी था, जो यूरोप में निर्मित हुई थी। इसी तलवार से शिवाजी ने अफजल खां का वध किया था। ठीक है, वेतन देखते हैं। शिवाजी ने अपने सैनिकों को अधिकतर नगद वेतन ही दिया था। हालांकि सीमित मात्रा में ही सही उन्होंने सैनिकों को जागीर यानी मोकासा के रूप में सरंजाम भी प्रदान किया। सरंजाम भू अभिहस्तांकन था, जो कि पूर्ण रूप से सैनिक सेवाओं के बदले में जात तथा फौज 2 रूपों में दिया जाता था। जात सैनिकों के वेतन के रूप में तथा फौज सेना और किले आदि के व्यवस्था के मद में प्रयुक्त होता था। इतिहासकारों का एक वर्ग यह भी मानता है कि शिवाजी ने केवल नगद वेतन दिया और जागीर देना बंद कर दिया था। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे यूरोपियों से संबंध। पॉइंट में क्या है, यूरोपियों से संबंध। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। यूरोपियों के संग संबंध देखते हैं उनका क्या था। डच और शिवाजी। कर्नाटक अभियान के समय डचों ने हर्बर्ट दी जगेर एवं निकोलस क्लेमेंट नामक दूत को शिवाजी के पास भेजा। शिवाजी ने डचों को
व्यापार करने की सुविधा इस शर्त पर प्राप्त होगी कि वे शिवाजी के राज्य में पुरुषों स्त्रियों को गुलामों के रूप में क्रय विक्रय नहीं करेंगे। अंग्रेज एवं शिवाजी के बीच क्या था संबंध भाई, देखते हैं। शिवाजी का अंग्रेजों से प्रथम संघर्ष जनवरी 1660 ईस्वी में उस समय हुआ जब उन्होंने राजपुर बंदरगाह पर आक्रमण किया था। मराठों ने अंग्रेज फिलिप गिलफोर्ड को बंदी बना लिया, परंतु ड्रेविंगटन ने उसे बलपूर्वक बंदीगृह से छुड़ा लिया। अतः शिवाजी ने पुनः मार्च 1660 ईस्वी में राजापुर पर हमला कर 6 अंग्रेज अधिकारियों, जिसमें हेनरी रेविंगटन, रिचर्ड रेडोल्फ टेलर, फिलिप गिलफोर्ड आदि को बंदी बना लिया। आगे देखते हैं। उस्टिक मिशन मार्च 1672 ईस्वी में अंग्रेजों ने शिवाजी से सीधी वार्ता हेतु स्टीफेन उस्टिक को भेजा, परंतु वह असफल रहा। टॉमस निकोलस मिशन मई 1673 ईस्वी में बम्बई कौंसिल ने टॉमस निकोलस को शिवाजी के पास भेजा, परंतु वह भी असफल रहा। अब देखते हैं भू राजस्व व्यवस्था। आइए देखते हैं भू राजस्व व्यवस्था में क्या था। शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था रैयतवाड़ी थी। यह व्यवस्था मलिक अंबर की भू राजस्व व्यवस्था से प्रभावित थी। शिवाजी ने मराठी टोडरमल के नाम से विख्यात अन्नाजी दत्तो के माध्यम से भूमि का सर्वेक्षण करवाया। यह प्रक्रिया 1679 ठीक है 1679 में पूर्ण हुई। कांठी देखते हैं। भूमि की पैमाइश हेतु रस्सी के स्थान पर कांठी यानी मानक छड़ी का प्रयोग हुआ। 20 कांठी बराबर 1 बीघा तथा 120 बीघा बराबर 1 चावर निश्चित हुआ। अगाऊ क्या था देखते हैं। राज्य कृषकों को बीज एवं मवेशी खरीदने हेतु अगाऊ ऋण देता था। पटेल एवं कुलकर्णी देखते हैं क्या है। पटेल भू राजस्व वसूलता था। यह पद वंशानुगत, हस्तांतरणीय एवं क्रय विक्रय से युक्त था। कुलकर्णी भू राजस्व का ब्यौरा तैयार करता था। 12 अलूटे एवं 12 बलूटे ये ग्रामीण सेवक थे। भू राजस्व कर नगद या वस्तु किसी भी रूप में दिया जा सकता था। पहले शिवाजी ने 1/3 यानी 33% कर लिया, बाद में बढ़ाकर 2/5 यानी 40% कर दिया। हालांकि वृद्धि करते समय उसने 40 प्रकार के स्थानीय करों को भी हटाया था। शिवाजी के राजस्व प्रशासन की सर्वाधिक आलोचना फ्रायर ने की है। उसके अनुसार राज्य के कर्मचारी कृषकों से रुपए ऐंठते थे और जुल्म ढाते थे। हालांकि उसका यह मत सत्य नहीं है। शिवाजी भूमि के पुश्तैनी अधिकारी मीरासदारों पर कड़ी निगरानी रखते थे। आगे नेक्स्ट पेज है और लास्ट पेज होगा मराठा वंश का। ठीक है, देखते हैं। शिवाजी को भू राजस्व से ज़्यादा आय नहीं होती थी। उनकी आय का मुख्य स्रोत चौथ एवं सरदेशमुखी था। चौथ देखते हैं, चौथ क्या है। कर होता था एक प्रकार का। इसे खानदानी भी कहा जाता था। जो भी राज्य अपनी आय का 1/4 देता था उसे मराठा लूटमार से मुक्ति मिलती थी। इतिहासकार रनाडे ने चौथ की तुलना वेलेस्ली के सहायक संधि से किया है। जिन क्षेत्रों से चौथ वसूली जाती थी वे मुगलई कहलाते थे। चौथ कोई नई चीज़ नहीं थी, क्योंकि गुजरात के जमींदार ऐसे ही राजस्व के 1/4 के रूप में बंठ की वसूली करते थे। कालांतर में सिखों ने राखी प्रणाली यानी रक्षित गांव के तहत इसे अपनाया था। सरदेशमुखी यह किसी प्रांत की समान आबादी पर इस प्रतीक के रूप में लगाई जाती थी कि शिवाजी ही
उनका सर देशमुख यानी अधिराज है यह 10% होता था। ठीक है, अब वो तो 25% था चौथा। आगे देखते हैं मिरास पट्टी या सिंहासन पट्टी। जब शिवाजी सिंहासन पर बैठे तो सभी देशमुखों यानी जमींदारों पर सिंहासन पट्टी नामक कर लगाया। चौथे एवं सरदेशमुखी वसूलने के आधार पर इतिहासकार स्मिथ ने शिवाजी के राज को डाकू राज कहा। ठीक है, आता है क्वेश्चन कि शिवाजी के राज को डाकू राज किसने कहा था। ठीक है, तो स्मिथ के अनुसार था, याद रखिएगा। वही इतिहासकारों का एक वर्ग इसे सैनिक राज्य या युद्ध राज्य मानता है। यद्यपि सेना अपने खर्च हेतु काफ़ी हद तक लूट पर निर्भर थी, फिर भी यह न तो डाकू राज था और न ही सैनिक राज था। अतः कफ़ी खां एवं साम्राज्यवादी लेखकों का यह मत स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है कि शिवाजी अलाउद्दीन एवं तैमूर लंग का हिंदू संस्करण था। राजभाषा देखते हैं। मराठी थी इनकी राजभाषा। पंडित रघुनाथ हनुमंते के निर्देशन में मराठी शब्दकोश राज्य व्यवहार कोश का निर्माण हुआ है। आगे देखते हैं न्याय प्रशासन। ग्रामों में न्यायिक कार्य पंचायतें देखती थी। इनका प्रमुख पटेल होता था। स्मृतियों यानी मनुस्मृति आदि के आधार पर न्याय प्रदान किया जाता था। हाजिरे मजलिस यानी धर्मसभा अपील की अंतिम अदालत थी। शिवाजी की धार्मिक नीति देखते हैं। धर्म सहिष्णुता की थी। इनकी धार्मिक नीति जो थी वो धर्म सहिष्णुता की थी। शिवाजी की आराध्य देवी तुलजा भवानी थी। शिवनेरी देवी के ही नाम पर उनका नामकरण शिवाजी किया गया था, लेकिन वह कुरान का भी उतना ही सम्मान करते थे जितना हिंदू ग्रंथों का। शिवाजी ने कभी भी युद्ध बंदियों को दास बनाने हेतु विवश नहीं किया। शिवाजी का कट्टर आलोचक खफी खां, जिसने शिवाजी को धोखे का पिता और शैतान का चतुर बेटा कहा, भी शिवाजी की धार्मिक नीति की प्रशंसा करता है। उसके अनुसार शिवाजी ने अपने सैनिकों को आदेश दे रखा था कि वे मस्जिदों को नुकसान ना पहुंचाएं। शिवाजी ने केलोसी के बाबा याकूब के लिए आश्रम बनवाया था। वह मुसलमान फ़कीरों का बहुत आदर करते थे। मस्जिदों में रोशनी जलाने का खर्च चलाने के लिए शासन कर मुक्त भूमि दान दिया। शिवाजी ने रायगढ़ में जगदीश्वर मंदिर तथा प्रतापगढ़ में भवानी मंदिर का निर्माण किया था। उन्होंने गोवा के नरवे में सप्तकोटेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु अनुदान दिया। शिवाजी ने श्री सैलम में कृष्ण नदी पर एक घाट भी बनवाया था। इस प्रकार जो है हमारा मुगल वंश आज मुगल वंश कर रहे मराठा वंश समाप्त होता है। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो मेरे यूट्यूब पर जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा वो भी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। खूब पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए दोस्तों। बाय बाय, थैंक यू सो मच।